आप सभी का कंसेप्ट टॉक में स्वागत है। राष्ट्रपति का चुनाव आप जानते हैं कि प्रक्रिया चल रही है। आज 15 तारीख है, परसों राष्ट्रपति का 15वें राष्ट्रपति का चुनाव है। 20 तारीख को काउंटिंग है वोट्स की और 25 तारीख को नए राष्ट्रपति सुबह शपथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि 25 जुलाई उसकी डेडलाइन है। वो डेडलाइन क्यों है वो सब पक्ष भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझें कि आज के हमारे कंसेप्ट टॉक का जो रेफरेंस की रेंज है, यानी हम किन किन संदर्भों को ध्यान में रख के बात करेंगे, किन किन सोर्सेस को लेकर बात करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अगर सारे सोर्सेस की बात करें तो एक सोर्स तो है हमारा संविधान। हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इस चुनाव के बारे में कुछ बताते हैं, और आपको पता है कि संविधान में जो लिखा है वो सर्वोपरि है। अगर कोई बात संविधान में नहीं लिखी है तो कोई एक्ट में लिखी होगी, एक्ट में नहीं लिखी है तो रूल्स में लिखी होगी, रूल्स में नहीं तो रेगुलेशंस में लिखी होगी, लेकिन इन सब में एक हायरार्की है। अगर संविधान में है तो वो अंतिम बात है, संविधान में नहीं है तो एक्ट में, एक्ट में नहीं है तो रूल्स में, रूल्स में नहीं है तो रेगुलेशंस में। इस हायरार्की के साथ हम देखते हैं कि कौन सी बात कहाँ से हमें समझनी होती है। हमारे संविधान में आप जानते हैं कि बहुत सारे भाग हैं, उनमें से एक है भाग 5, और भाग 5 का नाम है द यूनियन, यानी कि संघ, यानी कि केंद्र। इस भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक शामिल हैं, जो कि बहुत बड़ा भाग है। लगभग 100 आर्टिकल इसमें आते हैं। तो केंद्र सरकार के बारे में कुछ भी जानना हो कि संविधान में क्या लिखा है तो आप इस भाग को फॉलो कर सकते हैं। इस भाग के कई अध्याय हैं। इनमें से जो पहला अध्याय है उसका नाम है कार्यपालिका, यानी कि द एग्जीक्यूटिव, और कार्यपालिका के लिए अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक का हिस्सा हमारे संविधान में शामिल है। आपको पता है कि 79 से फिर पार्लियामेंट की चर्चा शुरू होती है, 52 से 78 तक एग्जीक्यूटिव के बारे में है। और इस एग्जीक्यूटिव के हिस्से में कुछ उप अध्याय बनाए गए हैं। तो इसका जो पहला सब चैप्टर हम कह सकते हैं वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मिला के डिस्कस किया गया है, उनको एकदम अलग नहीं किया गया है। तो लगभग आर्टिकल 52 से लेकर 73 तक ये जो हिस्सा है ये है जो राष्ट्रपति के बारे में आपको लगभग सारी बातें स्पष्ट कर सकता है। लेकिन आज क्योंकि मसला केवल राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर है, राष्ट्रपति के बाकी पक्षों को लेकर नहीं है, तो इस हिस्से में से हम जो आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिनका जिक्र बीच में आएगा, आपके प्रश्नों के जवाब में मुझे कहना पड़ेगा। एक है आर्टिकल 54, एक है 55, एक है 57, एक है 62, एक है 71। इन 5 अनुच्छेदों को हम विशेष रूप से समझेंगे कि ये राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर क्या क्या स्पेसिफाई करते हैं। मैं संकेत के रूप में आपको बता देता हूँ। 54 ये बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालेगा, वोटर्स कौन होंगे। अगर आपको ये समझना हो तो आर्टिकल 54 को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको ये समझना हो कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, तो आपको बेसिकली आर्टिकल 55 का अध्ययन करना होगा। अगर आपको ये समझना हो कि क्या भारत का राष्ट्रपति फिर से इलेक्शन लड़ सकता है या कितनी बार लड़ सकता है, इसका संबंध आर्टिकल 57 के साथ है। तो री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन की अर्हता हमारे राष्ट्रपति के पास है या नहीं, इसे देखेंगे। आर्टिकल 62 और 71 का बहुत सीधा संबंध चुनाव के साथ नहीं है, चुनाव से जुड़े कुछ और पक्षों के साथ है। 62 ये बताता है कि टर्म कितनी है राष्ट्रपति के चुनाव की, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कब तक हो जाना चाहिए, कितने साल तक वो काम कर सकता है। और आर्टिकल 62 ही वो वजह है जिसके लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि 62 में साफ साफ लिखा है कि जिस दिन कोई राष्ट्रपति ज्वाइन करेगा उसके 5 साल पूरे होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ताकि वो ठीक उस दिन ज्वाइन कर सके। 1977 में जब संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति बने तो उस साल 25 जुलाई को वो राष्ट्रपति बने थे, और उसके बाद से लगातार हमारे राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही ज्वाइन करते आ रहे हैं हर 5 साल के बाद। इसलिए ज़रूरी है कि 24 जुलाई से पहले प्रोसेस पूरा हो, ताकि 25 जुलाई की सुबह पुराने राष्ट्रपति यानी कि मुखर्जी साहब हटें अपने पद से और नए राष्ट्रपति जो भी चुने जाएंगे दोनों उम्मीदवारों में से,
वो नए अपने पद को ग्रहण करें। इसलिए अनुच्छेद 62 की वजह से ज़रूरी है कि हम उससे पहले प्रोसेस पूरा करें। हमारा प्रोसेस एकदम ठीक चल रहा है। 17 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग है, 20 को काउंटिंग है, 20 को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद भी 4 दिन हमारे पास रिजर्व में हैं कि अगर कोई गलती हो जाए, उठापटक हो जाए तो उसको हम मैनेज कर सकें। 71 का संबंध इस बात से है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो ये हो सकता है कि इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाए। आमतौर पर जो इलेक्शन हारता है उसको ये शिकायत होती है कि ये ठीक नहीं हुआ, प्रोसीजर में गलती थी। तो हर इलेक्शन के बारे में प्रावधान है कि अगर इलेक्शन में कोई गड़बड़ है तो उसका समाधान कैसे होगा। और हमारा संविधान कहता है कि जब डिस्प्यूट्स होंगे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, उन डिस्प्यूट्स का समाधान कैसे होगा, किसी भी तरह की डिस्प्यूट। जैसे एक डिस्प्यूट ये भी है कि जिस दिन राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, मान लीजिए कि उस दिन किसी एक राज्य की विधानसभा ही भंग थी, उस राज्य का एक भी विधायक वोट दे ही नहीं पाया, तो ये इलेक्शन लीगल माना जाए या इलीगल माना जाए, लॉफुल है या अनलॉफुल है। ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब आर्टिकल 71 देता है। 71(4) जो उसका चौथा क्लॉज है, वो इसी पॉइंट पर जो मैंने आपसे कहा। और वो ये कहता है कि बेशक कोई विधानसभा खाली हो, बेशक किसी विधानसभा के लोग कम हों, बेशक किसी सांसद की मृत्यु हो जाए, बेशक किसी सांसद की अनुपस्थिति हो, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा, क्योंकि संविधान में साफ लिखा है कि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले नया चुनाव होना ही चाहिए। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62 और 71 को साथ साथ पढ़ा तो यही निष्कर्ष निकाला कि चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आए, चाहे सुनामी आए, कुछ भी हो, राष्ट्रपति का चुनाव तो होकर रहेगा, उसके बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। ये 5 बेसिक आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा आपने कुछ एक्ट्स के नाम सुने होंगे। आपको पता होगा कि भारत में जब भी चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, तो हम एक एक्ट के आधार पर सारा चुनाव करते हैं और वो एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। दरअसल आरपीए भी 50 का भी है, 51 का भी है। इन्हीं के बेस पे सारे इलेक्शन हमारे देश में होते हैं। लेकिन विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इन चुनावों से अलग करने के लिए संसद ने क्या किया, आर्टिकल 71 में संसद के पास शक्ति है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो विधि पारित कर सकती है। यानी कि जो संसद संविधान में जो लिखा है वो तो लिखा ही है, संविधान में जो लिखा है उससे सुसंगत बाकी चीज़ें स्पष्ट करने के लिए कानून बना सकती है। तो संसद ने 1952 में एक एक्ट पारित किया जिसको हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट आमतौर पर कहते हैं, जो कि 1952 का एक्ट है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, संविधान के तो कुछ ही प्रावधान है। संविधान से बाहर निकल के देखना हो तो फिर देखना पड़ेगा द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट क्या कहता है। ये एक्ट 1952 में बना, समय समय पर इसके साथ संशोधन हुए। 1974 में संशोधन हुआ, 1977 में संशोधन हुआ और 1997 में भी संशोधन हुआ। जैसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना बड़ा आसान काम था। आप राष्ट्रपति को जो लोग वोट डाल सकते हैं उनमें से किन्हीं भी 2 से साइन करवा लीजिए, वो आपके प्रपोजर्स हो जाएंगे, और फिर 2 से आप और साइन करवा लीजिए, वो आपके सेकेंडर हो जाएंगे। यानी 2 क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे आपको, और 2 अनुमोदन करेंगे, समर्थन करेंगे। अगर आप किसी राज्य के 4 विधायकों को जानते हैं तो आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। ये स्थिति पहले हुआ करती थी। अब इसका दुरुपयोग ये हुआ कि कई ऐसे लोग हर देश में होते हैं, भारत में नहीं, हर देश में होते हैं, जिनको चुनाव लड़ने का शौक़ होता है। और कई शौकीन लोगों ने चुनाव लड़े, जम के लड़े। पहले 4 इलेक्शन तक एक हरि राम नाम के व्यक्ति इलेक्शन लड़ते रहे। चौथी बार जब उनको 0 वोट मिले उसके बाद उन्होंने लड़ना बंद किया। राष्ट्रपति के चुनाव में एक भी वोट नहीं मिला। और मज़े की बात है, उनको भी किसी ने तो प्रपोज किया ही था, सेकंड किया ही था। जिसने प्रपोज किया, सेकंड किया, उसने भी वोट नहीं दिया। और तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये गड़बड़ बात है। इसीलिए 74 में संशोधन किया गया इस एक्ट में और कहा गया कि 2-2 नहीं, 10-10 लोग चाहिए। 10 लोग प्रपोज करेंगे, 10 सेकंड करेंगे तो चुनाव लड़ना है। कुछ शरारती लोग उसके बाद भी लगे रहे। जैसे एक धरती पकड़ साहब बहुत प्रसिद्ध हुए, उन्होंने खूब इलेक्शन लड़े, सारे इलेक्शन हारे। इलेक्शन सबसे ज़्यादा हारने का रिकॉर्ड कहते हैं भारत में उनके पास है। लेकिन दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास ये रिकॉर्ड भी है कि सबसे ज़्यादा इलेक्शन हारे किसने दुनिया में। तो जब देखा कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे 67 के इलेक्शन में देखा गया
कि लगभग 9 ऐसे उम्मीदवार थे जिनको एक भी वोट नहीं मिला था। 17 उम्मीदवार थे, उनमें से 9 को एक भी वोट नहीं मिला था। तो 74 में ये संशोधन किया गया। 97 में संशोधन करके कहा गया कि अब 10 से भी नहीं होगा, अब आपको 50 चाहिए प्रपोज करने के लिए, 50 चाहिए अनुमोदन करने के लिए। और 50-50 कौन लोग हैं? जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं उनमें से 50 लोग आपके नाम को प्रपोज करेंगे और 50 सेकंड करेंगे। और ये पहले वाले 50 और दूसरे वाले 50 अलग अलग होंगे। ये नहीं कि उन्हीं 50 से प्रपोज करवा लिया फिर उन्हीं 50 से सेकंड करवाया, ऐसा नहीं। यानी कि 100 जब तक आपको वोटर्स ना जानते हों जो आपके बिहाफ पर सिग्नेचर करने को तैयार ना हों, तब तक राष्ट्रपति पद का इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं। ये ठीक इस सेंस में है कि मतलब आरोप है कि ये अलोकतांत्रिक है, क्योंकि हर व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का मौका मिलना ही चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से एक ऐसे समूह में जब आप कई हज़ार व्यक्तियों से वोट लेने जा रहे हैं, उन कई हज़ार व्यक्तियों में से आप 100 से भी लिखवाने की स्थिति में नहीं है कि मुझे वोट डालिएगा, इसका मतलब है कि आप उस पद के लिए सीरियस उम्मीदवार नहीं हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव मजाक ना बन जाए, इसके लिए कुछ प्रावधान तो करना ही चाहिए था। मेरे ख्याल से ठीक प्रावधान है कि अगर आप इतने भी लोगों से लिखवाने की स्थिति में नहीं है तो आपको इलेक्शन क्यों लड़ना चाहिए। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, और ये रूल्स 1974 में बने थे, जो मोटे तौर पर वैसे के वैसे आज भी चल रहे हैं। ये है पूरा आज का रेफरेंस। मैं जब भी किसी मुद्दे पर आपके सवाल का जवाब दूंगा, इनमें से किसी न किसी प्रसंग का उल्लेख करूंगा और उससे हमारे लगभग सारे प्रश्न सॉल्व होते जाएंगे। हम तुलनाएं भी करेंगे। आप अमेरिकी चुनाव को लेकर जिज्ञासु हो तो उससे भी तुलना करें कि भारत का चुनाव अमेरिका के चुनाव से कैसे अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका का भी बहुत प्रसिद्ध है। आपको पता ही है पूरी दुनिया उस समय तनाव में रहती है कि कौन अमेरिका में चुनाव जीतेगा। और हाल ही में आपने देखा कि तनाव के बाद क्या हासिल हुआ और ट्रंप साहब वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। तो मेरे ख्याल से आज की चर्चा को हम 3-4 हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे पहला हिस्सा ये कि राष्ट्रपति के चुनाव को समझने के लिए अगर 3-4 वाक्य कहने हों, 3-4 मोटी मोटी बातें, वो क्या हो सकते हैं कि उस चुनाव में क्या की पॉइंट्स हैं, क्या खास बातें हैं। फिर उनमें से एक एक पॉइंट को लेकर समझेंगे और हर पॉइंट के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि इस बिंदु पर कोई बात समझ में ना आई हो तो सवाल पूछिए, आप पूछिएगा, फिर उसका जवाब दे के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव के की पॉइंट्स क्या हैं, या पंच लाइन्स आप कह सकते हैं कि वो क्या हैं। इस चुनाव के बारे में कौन सी 3-4 बातें हम कहें तो हम मान सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव का एक मोटा मोटा खाका हमारे सामने बन गया है। इसके की पॉइंट्स में पहला पॉइंट तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए हिंदी शब्द है अप्रत्यक्ष चुनाव है। और जब हमें कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो इसमें निहित है कि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। तो ये पहला तथ्य है। हम बात करेंगे इस पर, ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा किया गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन का सरल सा मतलब ये होता है कि जनता इसमें वोट नहीं करेगी। राष्ट्रपति भारत का चुना जाना है और भारत के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब भारत के लोगों ने भारत के राष्ट्रपति के लिए सीधे वोट नहीं डाला। इसका मतलब है कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। भारत के लोगों की तरफ से कुछ लोगों ने वोट डाला, ये इनडायरेक्ट का मतलब है। और जब भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका मतलब कि कुछ खास लोग होते हैं जो वोट डालते हैं। वो खास लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। इन खास लोगों के समूह को इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक गण या निर्वाचक मंडल, इनमें से जो भी शब्द आपको पसंद आए वो चुन लीजिए। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर एक बड़ी भारी भ्रांति है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव सीधा होता है, प्रत्यक्ष होता है, जबकि भारत में अप्रत्यक्ष है। जबकि सच आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ही होता है। हाँ, वो दिखने में ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष के नज़दीक पहुंच गया है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हमसे अलग हैं, लेकिन है वो भी इनडायरेक्ट ही। तो पहली बात जो विचार की है वो ये कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है। दूसरी बात, इनडायरेक्ट के साथ साथ
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला इलेक्शन है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हिंदी में कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर आधारित है। अगर मैं तुलना करके कहूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने कहा ऐसा है तो ये कैसा नहीं है, तो मैं इसके उत्तर में कहूँगा ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका होता है इलेक्शन का, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसके लिए हिंदी में अजीब अजीब से वाक्य मिल जाते हैं। आसान वाक्य है सबसे आगे निकलने की पद्धति। तो सबसे आगे निकलने की पद्धति जो है वो इस इलेक्शन में लागू नहीं होती है। जब इस पर आएंगे तब समझेंगे कि क्यों नहीं होती है सबसे आगे निकलने की पद्धति, जबकि विधानसभा में यही होती है, लोकसभा में यही होती है, पंचायती राज के शुरुआती स्तर पर यही होती है, तो यहाँ क्यों नहीं होती है। तीसरी बात, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम में एक और बात जो आर्टिकल 55 में लिखी है, ये सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम है। आपसे अगर यूपीएससी में या आईएएस के इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे तो जनरली इन सब चीज़ों को लेके पूछेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को हिंदी में कहते हैं, क्या कहेंगे आप इसको? संक्रमणीय मत कहना पसंद करते हैं या हस्तांतरणीय? एकल, एकल तो है ही, असल में ना ज़्यादा अच्छा अनुवाद है स्थानांतरणीय, लेकिन कई पुस्तकों में मिलता है संक्रमणीय, जिससे मुझे लगता है कि संक्रमण कोई हो गया है, तो मैं घबराता हूँ शब्द का प्रयोग करने से, लगता है कि हम बायोटेक में चले गए हैं। एकल, स्थानांतरणीय या हस्तांतरणीय, इनमें से कोई शब्द आप यूज़ कर लें, ये मत है। इस मत को समझेंगे, इस मत ने बहुत लोगों को दुखी कर रखा है कि क्या मतलब कैसे होता है, क्या है इसमें। चौथी बात इस इलेक्शन के बारे में ये है कि इस इलेक्शन में फेडरल प्रिंसिपल का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। फेडरल प्रिंसिपल यानी कि संघात्मक सिद्धांत। देखिए, अमेरिका हमसे ज़्यादा सफल है इकोनॉमिक्स में, हथियारों में, डेवलपमेंट में, वो सब अपनी जगह है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति चुनाव का सिस्टम अमेरिका से बहुत बेहतर है। अमेरिका का सिस्टम, कुछ उसमें ऐसी बचकानी बातें हैं कि आपको सुन के हंसी आएगी, इतनी बचकानी बातें हैं। कई बार दुख होता है सोच के कि इतना समझदार कहलाने वाला देश क्यों नहीं अपने सिस्टम को ठीक कर लेता है। वो भी जानते हैं कि बचकानी बातें से बहुत सारी हैं, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारत का निवासी हूँ इसलिए मेरा हक बनता है कि उनका मजाक बनाऊँ और अपना सम्मान करूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं है। आप जब तुलना करेंगे आप भी पाएंगे कि कुछ ऐसी बातें जो शोभा नहीं देती, अब समय के साथ उनको ठीक कर लेना चाहिए, लेकिन जाने क्यों वो ठीक नहीं करते हैं। जैसे इंग्लैंड आज भी राजतंत्र का बोझ ढो ही रहा है, क्यों ढो रहा है नहीं पता। जो देश दुनिया को लोकतंत्र सिखाता है उससे ये उम्मीद तो हम करेंगे कि वो एक नया स्टेप ले। कुछ होगी वजह या परंपरा के प्रति लगाव कि वो ऐसा करने से बचते हैं, लेकिन हम पाएंगे कि हमारा सिस्टम इंग्लैंड से तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ तो हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन ही नहीं होता है। हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन अमेरिका में होता है, तो हम अमेरिका से तुलना करके देखेंगे कि हमारा सिस्टम उसकी तुलना में कैसा है। ये चार बातें हैं। चौथी बात मैं यही थोड़ा सा समझा रहा हूँ, फिर एक एक करके इन बातों पर आते हैं। फेडरल प्रिंसिपल का मतलब ये है, आपको अच्छे से पता है कि तीन तरह के देश हैं। जैसे यूके है, उसको हम कहते हैं कि वो एक यूनियन है या यूनिटरी कंट्री है, जिसका मतलब वहाँ पर सिर्फ केंद्र है, राज्यों का अस्तित्व नहीं है। जिस देश में केवल केंद्र है वहाँ दिक्कत है ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई राज्य ये नहीं कहता कि भाई प्रधानमंत्री के चुनाव में राज्यों की भूमिका क्या है, या क्राउन को चुनना चाहिए, राज्यों की सहमति लेनी चाहिए। वहाँ ये सब दिक्कत नहीं है, क्योंकि राज्य ही नहीं है। दूसरा देश होता है फेडरेशन, जिसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अमेरिका। फेडरेशन का सही मतलब तो ये है कि जहाँ राज्यों की सहमति से केंद्र बनता है और केंद्र उनकी बातें आमतौर पर मानता है। हालांकि राज्य अपनी इच्छा से केंद्र को खत्म कर देंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा तो कन्फेडरेशन होगा, और कन्फेडरेशन दुनिया में अब
नाम मात्र का कोई हो तो हो, कम से कम किसी देश के रूप में कन्फेडरेशन सब नहीं दिखते हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड का नाम है कन्फेडरेशन ऑफ स्विस स्टेट्स, उसका नाम ही कन्फेडरेशन है, पर वो कन्फेडरेशन है नहीं, केवल नाम में लगा हुआ है। अमेरिका एक फेडरेशन है। फेडरेशन का मोटा सा मतलब है जहाँ राज्यों की शक्ति केंद्र से ज़्यादा होती है, और इसका सिंपल सा प्रमाण ये होता है कि जिस देश के संविधान में रेजिडुअल पावर्स राज्यों के पास हों, यानी केंद्र की सूची है कि केंद्र ये काम करेगा, एक ही सूची होती है, बस सिर्फ एक सूची, ना समवर्ती ना राज्य, एक सूची है कि केंद्र की ये शक्तियाँ हैं, और जो इस सूची में नहीं लिखा है वो सारी शक्तियाँ राज्य की हैं। जिस देश के संविधान में केवल एक लिस्ट हो और वो सेंट्रल लिस्ट हो, आप मान सकते हैं कि वो फेडरेशन है। अमेरिका एक क्लासिक फेडरेशन है। भारत की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है इस मामले में, क्योंकि भारत ने अमेरिका और इंग्लैंड को मिलाकर ही अपना संविधान तैयार किया है। और क्या होता है कि जब आप कई संविधान मिला के अपना संविधान बनाते हैं तो कंफ्यूज होने का स्कोप भी ज़्यादा रहता है। तो कंफ्यूजन था कि हम इनमें से कौन से रास्ते पर जाएं। अगर फेडरेशन पर जाते तो राज्यों की शक्ति इतनी बढ़ जाती कि भारत एक कैसे रह पाता। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया ज़्यादा मुश्किल था जर्मनी या इटली की तुलना में। और जब पटेल पूरे देश को 600 रियासतों को एक कर रहे थे, अगर 600 रियासतों को अमेरिकन राज्यों जैसे अधिकार दे दिए गए होते तो आप समझ सकते हैं कि देश एक कभी ना हो पाता, ये संभव नहीं था। यूनियन इंग्लैंड जैसा कैसे बनाए, क्योंकि यूनियन बहुत छोटा देश ही चल पाता है। जिस देश में आकार बड़ा होगा, डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, वहाँ यूनियन चलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो यूनियन में नहीं हो सकता था। तो घुमा फिरा के हमने एक सिस्टम बना लिया जिसको कुछ लोग फेडरेशन कहते हैं, कुछ यूनियन कहते हैं, कुछ क्वाजी फेडरेशन कह देते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी, शेल का मतलब होता है निश्चित बात है, एकदम कोई स्कोप नहीं है कन्फ्यूज़न का, विल नहीं है, शेल है। और शेल का मतलब है इसमें कोई संशय नहीं है। तो इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, एकदम मंशा स्पष्ट कर दी है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे मामलों में हमने कोशिश की कि राज्यों को अधिकार मिले, इसलिए कुछ कुछ फेडरेशन जैसा, कुछ कुछ यूनियन जैसा। कुछ लोग कह देते हैं कि भारत का जो संविधान है वो क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है। क्वाजी फेडरल का सही मतलब अर्ध संघात्मक नहीं होता है, इसका सही मतलब होता है कि उसमें एकात्मक तत्व ज़्यादा है, संघात्मक तत्व कम है। यूनिटरी फोर्सेस ज़्यादा काम करती हैं, फेडरल फोर्सेस कम काम करती हैं। लेकिन तब भी राष्ट्रपति क्योंकि पूरे भारत का हेड है, इसलिए कोशिश की जाती है कि राज्यों को ये महसूस हो कि देश के हेड को बनाने में उनकी भूमिका भी उतनी ही है जितनी केंद्र सरकार की है। इसको हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में फेडरल प्रिंसिपल काम करता है, और ये फेडरल प्रिंसिपल आर्टिकल 55 में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है। तो अब हम एक एक करके इन बातों को समझेंगे और फिर आप उस पर सवाल पूछ के बात पूरी कीजिएगा। ध्यान रखना है, आर्टिकल 54 क्या बताता है कि इलेक्शन में वोट कौन कौन डालेगा। 55 बताता है कि पूरी प्रक्रिया क्या होगी। 57 का जिक्र मैं कर चुका हूँ, 62 का जिक्र कर चुका हूँ, 71 का कर चुका हूँ, उस पर बहुत ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। 57 सिर्फ ये कहता है कि कितनी बार इलेक्शन लड़ा जा सकता है, 62 कहता है कि समय कितना मिलेगा, और 71 ये कि डिस्प्यूट्स होंगी तो कैसे सोल्व होंगी। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन अगर है तो क्यों है, और उसमें से एक सवाल निकालेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज इसमें क्या है, और फिर अमेरिका से तुलना करके देखेंगे ताकि हम समझें कि हमारा सिस्टम क्यों उनसे बेहतर कुछ मामलों में दिखता है। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। कई लोग इस बात पर भी नाराज रहते हैं कि सीधे हमसे वोट क्यों नहीं डलवाते हैं राष्ट्रपति का। तो हमें समझना चाहिए कि संविधान सभा के तर्क क्या थे। संविधान सभा में छोटे बच्चे तो बैठे नहीं थे, वो भी समझदार लोग थे, और जब वो सभी समझदार लोग आपस में डिस्कशंस करते थे, कई कमेटीज़ थी, सारी कमेटीज़ खूब विचार विमर्श करती थी। BN राव जैसे इतने योग्य व्यक्ति संविधान सभा के सलाहकार थे, डॉक्टर अंबेडकर जैसे योग्य व्यक्ति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इतने सारे योग्य व्यक्तियों का जमावड़ा जब बैठा होगा तो यूं ही तो कुछ भी लिख नहीं दिया होगा, डिस्कशंस हुई होंगी, खूब चर्चाएं। और मज़े की बात क्या है कि संविधान सभा ने एक पॉलिसी बनाई थी कि हम मत विभाजन नहीं करवाएंगे, हम सहमति लेंगे, सर्वसम्मति लेंगे।
लगभग हर मुद्दे पर संविधान सभा ने सर्वसम्मति से ही फैसले किए। इतनी बड़ी सभा, इतने पढ़े लिखे लोगों की सभा अगर हर मुद्दे पर सर्वसम्मति पे अंत में पहुंच गई कई डिस्प्यूट्स के बाद, आसान तो नहीं रहा होगा, मजाक तो नहीं होगा। तो हमें समझना चाहिए कि उनका क्या तर्क था, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। हो सकता है कि आज के समय में वो तर्क काम ना आ रहा हो, तो उसको बदलना चाहिए। 101 संशोधन हमने आखिर किए तो हैं ही। अमेरिका करीब 250 साल में 27 ही कर पाया है और हम 101 करके बैठे केवल 60-70 साल में। तो लचीलापन तो है ही हमारे संविधान में, तो उसका फ़ायदा हम उठाएंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों है? इनडायरेक्ट का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही, जिसमें वोट डालने वाला व्यक्ति सीधे सीधे वो नहीं है जिसके ऊपर कोई व्यक्ति शासन करने वाला है या जिसका प्रतिनिधि चुना जाना है। हमारे देश में देखें तो डायरेक्ट इलेक्शंस के ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। और डायरेक्ट इलेक्शंस अगर आप देखेंगे तो हमारे लोकसभा में होते हैं, विधानसभा में होते हैं, पंचायत के तीनों लेवल्स के मेंबर्स के। आप जानते हैं पंचायत के 3 लेवल्स हैं। ग्राम पंचायत है, फिर जो मध्यवर्ती पंचायत है जिसको कहीं कहीं नगर पंचायत और कहीं पंचायत समिति कह देते हैं, और थर्ड है जिला पंचायत। तीनों पंचायतों के मेंबर्स के इलेक्शंस डायरेक्ट होते हैं। इसी प्रकार से जो नगर पालिकाएँ या नगर निगम हैं यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उसके हर एक वार्ड के मेंबर का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। ये हमारे देश के डायरेक्ट इलेक्शंस हैं। इन सब में जनता सीधे सीधे खुद जाके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे इलेक्शंस इनडायरेक्ट भी हैं। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक एग्जाम्पल है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन दूसरा एग्जाम्पल है, राज्यसभा का इलेक्शन तीसरा है, और विधान परिषद आप समझ रहे हैं ना? कुछ राज्यों में 2 सदन हैं, पहला सदन विधानसभा और दूसरा सदन विधान परिषद। इन सभी का इलेक्शन हमारे देश में इनडायरेक्ट है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें एक खास रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ये है कि जहाँ जहाँ आम आदमी की सीधी भागीदारी चाहिए, सीधा इलेक्शन करो, क्योंकि आम आदमी को आप बहुत टफ सिद्धांत समझा नहीं पाएंगे। और जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण पद है, महत्वपूर्ण इस सेंस में कि बैलेंस करना है, जैसे लोकसभा को बैलेंस करने के लिए राज्यसभा है, विधानसभा को बैलेंस करने के लिए विधान परिषद है, राष्ट्रपति पूरे देश के संघात्मक ढांचे को बैलेंस करने के लिए है। जहाँ जहाँ बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ इलेक्शन का मेथड थोड़ा सा मुश्किल रखा है, वो इनडायरेक्ट है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, इसका बेसिक मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, यानी कि निर्वाचक मंडल होगा। उन लोगों को विशेष अधिकार होगा कि वो इस इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। तो राज्यसभा का इलेक्टोरल कॉलेज अलग है, विधान परिषद का अलग है, उपराष्ट्रपति का अलग है, राष्ट्रपति का अलग है। ऐसी अमेरिका में जो राष्ट्रपति है उसके लिए एक अलग सिस्टम डेवलप किया उन लोगों ने, उसको भी हम देखते हैं कैसे किया। आपके मन में सवाल ये आना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया, हमारी संविधान सभा ने ऐसा क्यों किया, डायरेक्ट क्यों नहीं कर दिया। जो देश की जनता 1951 में इतनी समझदार हो चुकी थी कि लोकसभा और विधानसभा में वोट डाल सकती थी, वो 1952 में 1 साल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट क्यों नहीं डाल सकती थी? ये सवाल तो आ ही सकता है मन में। इसके 2 उत्तर हैं। पहला उत्तर तो वहीं से पैदा हो रहा है जहां से अमेरिका के इलेक्शन का सिस्टम शुरू हुआ था। होता क्या है कि जब बहुत बड़ा देश हो, अब तो आप इंटरनेट के दौर में हैं, यूट्यूब आपके पास है, फेसबुक है, सारे ट्विटर, सब चीज़ें हैं। आज से 60-70 साल पहले या अमेरिका में जाएं तो 1776 के आसपास सोचें या 1787 का सोच के देखिए। उस समय पूरे अमेरिका में कोई कैसे संवाद कायम करे, या 1947 या 1952 में पूरे भारत के लोगों से कोई कैसे संवाद कायम करे, ये एक बड़ी समस्या थी। पूरा भारत एक व्यक्ति को चुनेगा, इसमें निहित था कि पूरा भारत ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जिसको पूरा भारत जानता ही नहीं होगा। पूरे भारत के लोग जानते थे किन लोगों को? 2-4 लोगों को। महात्मा गांधी, वो रहे नहीं थे। पटेल 50 में चले गए थे, वो भी नहीं रहे थे। नेहरू प्रधानमंत्री थे ही, 2-4-5 लोग और रहे होंगे। इन सवाल था कि जब एक देश के लोग एक व्यक्ति विशेष को जान ही नहीं सकते हैं तो चुनेंगे कैसे?
और तय करना है कि इन 2 या इन 3 या इन 5 में से कौन सा व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनेगा, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। खर्चा इतना ज़्यादा उसमें होता। आप सोच के देखिए कि पूरे देश के एक एक वोटर से आपको बैलेट पेपर भरवाना है, और इलेक्शन का खर्चा मजाक नहीं होता है। हर जगह आपको फिर इलेक्शन बूथ बनाने हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स बनेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर बनेंगे, फिर पुलिस का तामझाम, अर्धसैनिक बल, सब कुछ करना होता। इतने सारे रिसोर्सेज, इतना सारा समय, इतनी सारी ऊर्जा खर्च करते। और दिक्कत दूसरी ज़्यादा बड़ी थी, अगर डायरेक्ट इलेक्शन से आप चुन लेते भारत का राष्ट्रपति, और भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन से, क्योंकि लोकसभा में जो सांसद हैं उन सांसदों का बहुमत किसके साथ है, इससे होता है प्रधानमंत्री। अगर राष्ट्रपति को जनता सीधे चुनती और प्रधानमंत्री को जनता ने परोक्ष रूप से चुना है, तो क्या भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह मान लेता? क्यों मानता? वो तो खुद ही सुप्रीम होता। और हमने जो मॉडल चुना था राष्ट्रपति के मामले में, हमने मॉडल अमेरिका का नहीं चुना था, हमने मॉडल लिया था इंग्लैंड वाला, क्योंकि उसकी आदत हमें पड़ चुकी थी। इंग्लैंड का मॉडल ये है कि जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो हर मंत्री अपने अपने विभाग के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार है। वहाँ के राजा का या क्राउन का काम केवल हस्ताक्षर करना है, उससे ज़्यादा नहीं है। जब 1688 के आसपास, जिसको हम बोलते हैं रक्तहीन क्रांति बोलते हैं, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं, तब निर्णायक रूप से तय हुआ था कि अब क्राउन की शक्ति केवल नाम मात्र की है। और 1688 से लेकर 2017 चल रहा है, आज तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया कि किसी मंत्री द्वारा भेजी गई किसी सिफारिश को वहाँ के क्राउन ने साइन ना किया हो। वेट भी नहीं करवा सकता है, पॉकेट वीटो भी नहीं कर सकता है, पुनर्विचार भी नहीं करवा सकता है। उसको केवल एक काम करना होता है, साइन करना होता बस। हमें ऐसा राष्ट्रपति चाहिए था जो प्रधानमंत्री की बात माने। और यदि हम सीधे इलेक्शन से चुनते, ठीक वही जैसे अगर राज्यपाल को चुना जाएगा तो फिर वो अमेरिका का राज्यपाल हो जाएगा, और अमेरिका के हर राज्य का गवर्नर वहाँ का वास्तविक शासक होता है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ का वास्तविक शासक है। यही अंतर है जिसको हम प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म का अंतर कहते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, और राज्य का प्रधान भी है, सरकार का प्रधान भी है। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो राष्ट्रपति है या क्राउन है इंग्लैंड में, वो राष्ट्र का प्रमुख तो है, राज्य का प्रमुख तो है, पर सरकार का प्रमुख नहीं है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सामान्यतः राष्ट्रपति काम करे। ये सुप्रीम कोर्ट भी 3 बार कह चुका है, कोई और तो कहे ना कहे। आर्टिकल 74(1) की लैंग्वेज एकदम साफ कहती है कि मंत्री परिषद जो सलाह देगी राष्ट्रपति वही करेगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और यदि पुनर्विचार के बाद वापस मंत्री परिषद कहती है कि यही करना है, तो राष्ट्रपति को वही करना होगा। हमें एक कमज़ोर राष्ट्रपति चाहिए था, एक सिंबॉलिक राष्ट्रपति चाहिए था, जो पूरे देश का प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करे, राज्यों को सेटिस्फाई करे। न कि ताकतवर राष्ट्रपति चाहिए था कि वो प्रधानमंत्री और उसके बीच में सत्ता का संघर्ष हर समय होता रहे। हमें वो नहीं चाहिए था, और इस वजह से हमने चुना कि हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। यहाँ तक बात स्पष्ट है आप लोगों को एकदम। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है वो मोटे तौर पर 2 तरह का होता है, और डायरेक्ट इलेक्शन से भी उसकी तुलना जब आप देखेंगे तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सबसे आगे निकलने की व्यवस्था। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आमतौर पर लागू होता है डायरेक्ट इलेक्शंस में। अगर आपको डायरेक्ट इलेक्शन करना हो तो आप जनरली इसी सिस्टम को लेंगे, हालांकि अनिवार्य नहीं है कि इसी को लेंगे। सामान्यतः डायरेक्ट इलेक्शन के लिए दुनिया भर में सबसे प्रचलित सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो सबसे आगे वो विजयी। एग्जाम्पल है हमारा लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था। इन चारों में डायरेक्ट इलेक्शन तो है ही, डायरेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भी लागू है। इसका मतलब ये हुआ कि कल्पना कीजिए किसी विधानसभा में कुल 1 लाख वोटर्स हैं,
वोटर्स की बात कर रहे हैं। 10 उम्मीदवार खड़े हो गए। अब वोट डालने के लिए 60,000 लोग आए। 60,000 में से हाईएस्ट एक व्यक्ति को मिले 10,000 वोट और बाकी 9 व्यक्तियों में बट गए 50,000 वोट। और इस तरह से बटे कि किसी को भी 10,000 से ज़्यादा नहीं मिले वोट, 8, 7 इस तरह से मिलते गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने 10,000 वोट हासिल किए हैं वही उस इलाके का एमएलए बनेगा, जबकि सच ये है कि 1 लाख वोटर्स में से उसे केवल 10,000 ने पसंद किया है। 90,000 ने उसे या तो नापसंद किया है या कम से कम उसकी पसंद में अपना हाथ नहीं खड़ा किया है, चुप रह गए हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पास द पोस्ट में हम जिन लोगों को चुनते हैं, आमतौर पर हमेशा जितने लोगों ने उनको सपोर्ट किया होता है उनसे ज़्यादा लोग या चुप रहे होते हैं या उनके खिलाफ रहे होते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन जीतने के बावजूद ये व्यक्ति कायदे से अपने समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये खतरा छोटे मोटे इलेक्शन से मोल लिया जा सकता है, हम लेते भी हैं, विधानसभा, पंचायत, नगर पालिका, लोकसभा में लेते हैं। ये खतरा राष्ट्रपति के पद पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वहाँ हम ये भी देखना चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति न बन जाए जो केवल इसलिए बने कि बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे, उनमें से एक को थोड़ा सा ज़्यादा वोट मिला और वो राष्ट्रपति बन गया। ऐसा ना हो जाए, इसलिए एक दूसरा सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जो शब्द हमारे संविधान में आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है। इसके लिए हिंदी में क्या शब्द हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले? आनुपातिक, नहीं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। जैसे ही आप इसका एग्जाम्पल समझेंगे, आप इसका महत्व तुरंत पहचान जाएंगे। इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। पहले मैं आपको एक विधानसभा से इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ और फिर समझाऊंगा प्रेसिडेंट जैसे एक पद के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए। विधानसभा के लेवल पर क्या हो सकता है? जैसे एक राज्य है और हम मान लेते हैं कि उस राज्य में जो इलेक्शन होता है सांप्रदायिक आधार पे होता है या जाति के आधार पे होता है, कोई एक बेस आप मान के चलिए। तो मान लेते हैं कि कम्युनल लाइंस पे ज़्यादा वहाँ पर इलेक्शन होता है। तो कल्पना कीजिए कि वहाँ पर हिंदू समाज जो है वो रहता है करीब 60%, मुस्लिम्स रहते हैं करीब 30% और अदर्स रहते हैं 10%, अनुमान कर लेते हैं। ऐसा होता तो नहीं, लेकिन हम ये अगर और अनुमान कर लें थोड़ा सा कि विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं हर सीट पर जनसंख्या का अनुपात यही है, एज्यूम कर लेते हैं। अब अगर उस राज्य में 100 सीटें हैं विधानसभा में और हर सीट पर हिंदू 60%, मुस्लिम 30 और अदर्स 10% हैं, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लगभग सभी लोग अपने अपने संप्रदाय को लेकर ध्रुवीकृत हो गए हैं, पोलराइज्ड हैं, और हर संप्रदाय की एक पार्टी है, XYZ कोई पार्टी है। तो आप ये बताएं कि जो हिंदू पार्टी है, मान लेते हैं एक मुस्लिम पार्टी और एक अदर्स पार्टी कर देते हैं, तो आप ये बताएं कि हिंदू पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे और कितने प्रतिशत सीटें मिलेंगी? इस मामले में वोट मिलेंगे 60% और सीटें मिलेंगी 100%। और इसका मतलब ये हुआ कि 100 की 100 सीटें हिंदू पार्टी को मिली, मुस्लिम पार्टी, अदर्स पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि वोट जो मिले थे वो 60, 30 और 10 मिले थे। फर्स्ट पास द पोस्ट में सबसे बड़ा संकट यही है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके वोट्स की वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए किसी भी देश की माइनॉरिटीज चाहती हैं कि इलेक्शन प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सरल सा मतलब है जिस प्रोपोर्शन में किसी को वोट मिलेगा उसी प्रोपोर्शन में उसे पावर मिलेगी। पावर और वोट का प्रोपोर्शन सेम रहे, ये प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अगर हम ऐसा कर दें, मान लीजिए कि हम कहें कि विधानसभा में हम अब फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं करेंगे, उसके बदले हम एक सिस्टम लाएंगे, लिस्ट सिस्टम, जो दुनिया के कुछ देशों में चलता है, सूची प्रणाली कहते हैं।
लिस्ट सिस्टम जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जैसे मान लीजिए तीनों पार्टीज़ हैं, हिंदू पार्टी, मुस्लिम पार्टी, अदर पार्टी, ये ऐसा नहीं बताएंगे कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र से कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये नहीं बताएंगे। ये केवल 100 व्यक्तियों की लिस्ट जारी कर देंगे। जैसे हिंदू पार्टी ने जारी कर दी लिस्ट 1 से 100 तक की कि ये हमारे लोग हैं, उम्मीदवार हैं। ऐसी मुस्लिम पार्टी ने कर दी 1 से 100 या 100 से कम, जितना वो चाहें। अदर्स पार्टी ने भी कर दी 1 से 100। अब वोट पड़ेगा पूरे राज्य में। बैलेट पेपर पे विधानसभा से फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ केवल पार्टी का नाम लिखा होगा और पार्टी के सारे उम्मीदवारों की लिस्ट वैसी जानकारी के लिए दी गई होगी। अब वोटर को सिर्फ ये बताना है कि वो कौन सी पार्टी को वोट करना चाहता है, और मान लेते हैं कि अनुपात वही है 60-30-10। अब सिंपल है, हिंदू पार्टी को क्योंकि 60% वोट मिले हैं, मुस्लिम पार्टी को 30% वोट मिले हैं, अदर्स को 10% वोट मिले हैं, तो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हिंदू पार्टी आपके पास 60 सीटें हैं, क्योंकि 60% वोट है। और उन 60 सीटों पर कौन बैठेगा? तो हिंदू पार्टी ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें 1 से 60 तक जो लोग हैं वो सारे विधायक बन गए। फिर मुस्लिम पार्टी से कहेंगे कि आपको 30% वोट मिले हैं, यानी कि 30 सीटें विधानसभा में आपकी हैं, और वो 30 कौन होंगे? मुस्लिम पार्टी ने जो लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट में ऊपर के 30 लोग एमएलएज बन गए, अदर्स पार्टी के 10 लोग बन गए। इसका फायदा क्या हुआ कि अल्पसंख्यकों को भी इस बात का भरोसा रहता है कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि भीड़ तंत्र में या बहुमत की तानाशाही में हम अस्तित्वहीन हो जाएंगे। इसलिए दुनिया भर के अल्पसंख्यक चाहते हैं कि लिस्ट सिस्टम इलेक्शन में होना चाहिए। ये लोकसभा विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ। इसके फायदे भी हैं, नुकसान स्टेबिलिटी को लेके है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी पार्टियां बनने लगती हैं कि बहुमत किसी एक पार्टी को मिले ये कल्पना ही मुश्किल हो जाती है। इससे अस्थिरता पैदा होती है, दल परिवर्तन के खतरे ज़्यादा होते हैं। और इस वजह से संविधान सभा ने सोचा कि कम से कम विधानसभा लोकसभा में हम फर्स्ट पास द पोस्ट ही रखते हैं। एक तो आम आदमी को समझाना आसान काम है, हर इलाके पर एक व्यक्ति चुना भी जाएगा, और तीसरी बात यह कि स्टेबिलिटी कम से कम बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी का खतरा हमें नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हमने चुना प्रोपोर्शनल सिस्टम, पर प्रोपोर्शनल सिस्टम का जो लिस्ट वाला सिस्टम है वो केवल वहाँ काम करता है जहाँ एक से ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं। पर क्योंकि भारत के राष्ट्रपति की वैकेंसी एक ही है, इसलिए वहाँ वो काम नहीं कर सकता है। तो हमने लिस्ट सिस्टम के बजाय दूसरा सिस्टम चुना, और ये दूसरा सिस्टम एक मिस्टर हेयर नाम के व्यक्ति थे, इसको हेयर सिस्टम भी कहते हैं। 1850s में 1857 के आसपास हेयर साहब ने सिस्टम को डेवलप किया पहली बार, और उसके बाद से दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसी सिस्टम को अपना लिया, और इसी सिस्टम का नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय प्रणाली। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सरल सा मतलब है सिंगल वोट विच इज ट्रांसफरेबल, एक ही वोट जो हस्तांतरणीय हो, यानी आप एक ही वोट डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। पर आपका वो वोट किसको गया, ये अपने आप में ट्रांसफरेबल मामला है। आपका वोट शुरू में ए को गया, हो सकता है कि बाद में आपका वोट ट्रांसफ़र होकर बी को चला जाए, और आगे बी से ट्रांसफ़र होकर सी को चला जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन रहेगा आपका एक ही वोट, आपके 3 वोट नहीं हो जाएंगे। एक ही वोट जो ट्रांसफ़र हो सकता हो उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिस्टम हम एग्जाम्पल से पूरा समझेंगे विस्तार में। अभी के लिए ये कि राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था इनडायरेक्ट तो है ही, साथ में प्रोपोर्शनल है, और साथ में प्रोपोर्शनल में लिस्ट सिस्टम नहीं बल्कि कौन सा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम है। अगर ये क्लियर है तो हम आर्टिकल 54 समझते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग हैं। फिर आते हैं कैसे उनके वोट की वैल्यू बनती है, कैसे वोटिंग होती है, कैसे काउंटिंग होती है, और पूरी बात खत्म हो जाएगी। शुरू करें अगला। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के लिए हिंदी में क्या शब्द है?
निर्वाचक मंडल या निर्वाचक गण, इनमें से जो भी आपको शब्द अच्छा लगे नोट कर लें। इलेक्टोरल कॉलेज का सरल सा मतलब कि जब इलेक्शन इनडायरेक्ट हो तो आम आदमी के बिहाफ पर कौन लोग उस पद के लिए वोट डालेंगे जिसका चयन किया जाना है। तो भारत का आम आदमी राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालता है, इसका मतलब कुछ खास लोग डालते हैं। वो खास लोग कौन है, इसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 में विस्तार में किया गया है। पूरी बात वहाँ एकदम स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो 54 में कौन कौन लोग बताए गए हैं। सबसे पहला, मैंने आपसे कहा था कि फेडरल प्रिंसिपल का ध्यान रखना, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों को मौका मिलना चाहिए। किसी राज्य को ये शिकायत ना रहे कि हमसे नहीं पूछा गया था, हर राज्य को मौका मिलना चाहिए। तो पहली बात, जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, एक एक शब्द का ध्यान रखना जरूरी है, इसमें दो किंतु परंतु हैं। पहली बात है सभी राज्यों की विधानसभाओं, यानी विधान परिषद नहीं। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसका कोई भी मेंबर राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालेगा। दूसरा, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। आपको पता होगा कि हमारे संविधान के तहत हर राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मेंबर की नियुक्ति हो सकती है, अनिवार्य नहीं है। अगर राज्यपाल को लगे तो एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति किसी राज्य की विधानसभा में, जैसे केंद्र में लोकसभा में 2 का है, विधानसभाओं में 1 का है। और इसका मतलब यह है कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है जो एंग्लो इंडियन मेंबर है, और ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल इस लैंग्वेज में पूछ लेते हैं कि क्या कोई एंग्लो इंडियन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकता है, और भोलेपन में लोग लिखते हैं नहीं डाल सकता है। एंग्लो इंडियन डाल सकता है अगर वो निर्वाचित है तो। एंग्लो इंडियन से नफरत नहीं है, मनोनीत से दिक्कत है। और सवाल कई बार जानबूझ के इस तरह से पूछते हैं, एंग्लो इंडियन से दिक्कत नहीं है। अगर कोई एंग्लो इंडियन व्यक्ति इलेक्शन जीत के आया है तो वोट डालेगा। हाँ, यदि कोई एंग्लो इंडियन व्यक्ति मनोनीत है विधानसभा में, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं हुआ। तो पहली बात क्या हुई, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो पहले लेवल पर हम कह देते हैं 29 राज्य भारत में इस समय हैं, 29 के 29 राज्यों की विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो सारे। बाद में क्या हुआ कि संविधान का 70वां संशोधन हुआ, ये 1992 की बात है। दरअसल उससे एकदम पहले 69वें संशोधन से दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया था, जिसको हम हाफ स्टेट कह सकते हैं। हाफ बहुत सारी चीज़ें आजकल सुनने में आती हैं, तो एक हाफ स्टेट भी हो सकता है। तो जो हाफ स्टेट है वो एक सेंस में ये कि है तो यूटी, किंतु लेजिस्लेचर के साथ है, एक विधायिका के साथ है। तो उसके साथ ही फिर एक और संशोधन पास किया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो यूटीज विद लेजिस्लेचर हैं, यानी जो यूटीज विधानसभा वाली हैं, उन यूटीज के विधानसभाओं के सदस्यों को भी ये मौका मिलेगा। बस वही शर्तें निर्वाचित होने चाहिए। तो 2 यूटीज आप जानते हैं कौन कौन सी हैं, एक दिल्ली है और एक पौंडीचेरी, जिसको आजकल पुदुचेरी कहते हैं। तो दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन दोनों में विधान परिषद है भी नहीं, लेकिन अगर कभी कोई स्कोप बन भी जाए तो भी राष्ट्रपति के चुनाव में केवल विधानसभा के लोग ही वोट डालेंगे। इनके अलावा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है वो है संसद के दोनों सदनों। संसद के दोनों सदन आप जानते ही हैं, राज्यसभा और लोकसभा। हमारे संविधान में एक भी जगह राज्यसभा को उच्च सदन नहीं कहा गया है, ना लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है। ये एक अफवाह है जो फैली हुई है, इंग्लैंड से चली थी, भारत तक फैल गई है। वहाँ तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में संघर्ष था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स खुद को बड़ा दिखाने के लिए ऐसी
बकवास बातें करता था कि हम उच्च सदन है, तुम निम्न लोग हो, निम्न सदन हो। भारत में ऐसा नहीं। हाँ, सिर्फ इतना है कि संविधान में पहले राज्यसभा का उल्लेख है आर्टिकल 80 में, 81 में लोकसभा का है, तो कुछ लोग उससे इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि हमने भी पहला महत्व राज्यसभा को दिया। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहां भी क्या लिखना है, निर्वाचित सदस्य। तो आपको पता ही है निर्वाचित कौन है और गैर निर्वाचित कौन है। देखिए, राज्यसभा में कुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 250 की। ये है नहीं स्ट्रेंथ, सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। यानी इतनी संख्या करने के लिए हमें संविधान का संशोधन करने की जरूरत नहीं है। हम केवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में संशोधन करेंगे और इतनी संख्या तक जा सकते हैं। अगर 250 से बढ़ाना हो तो संविधान में संशोधन करना होगा। इन 250 में से जो सैंक्शन है वो 238 सैंक्शन हैं कि हम राज्यों से और कभी कभी केंद्र शासित प्रदेशों से भी। राज्यसभा में केंद्र शासित हिस्सों से कोई आई, ये अपने आप में हास्यास्पद सी बात लगती है, क्योंकि राज्यसभा का जो बेसिक आर्गूमेंट है वो फेल हो जाता है। लेकिन हमने फिर भी दिल्ली से 3, पांडिचेरी से 1 व्यक्ति को रखा हुआ है कि हम राज्यसभा में भी मेंबरशिप देंगे इनको। और 12 आप जानते हैं कि नॉमिनेटेड हैं, मनोनीत हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में काम करते हैं। उन लोगों को हम इस लेवल पर ले आते हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे राज्यसभा के मेंबर हैं, जब वो आए तो सवाल ये उठा कि वहाँ पर खेल तो लिखा ही नहीं हुआ है, वहाँ तो कला लिखा है, विज्ञान लिखा है, साहित्य लिखा है और समाज सेवा लिखा है। तो फिर लोगों ने कहा कि कलात्मक तरीके से खेलते हैं तो उसको कला मान लेना चाहिए। तो अब बैटिंग कलात्मक है तो वो भी तो कला ही है। या समाज सेवा, इतने मैच जितवाए कि देश का आत्मसम्मान बढ़ गया तो ये समाज सेवा का ग्रुप मान लिया जाए, तो मान लिया गया कि वो भी इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। मज़े की बात है कि 238 में से जो फिक्स स्ट्रेंथ है वो 233 की है। अभी 5 स्थान ऐसे हैं जो अलॉटेड नहीं है, यानी भारत के सभी राज्यों को और 2 यूटीज को मिला के काउंट करेंगे, संविधान की 4वीं अनुसूची में जिक्र है इस पूरी बात का, तो आप पाएंगे कुल गणना 233 की है। इसका मतलब है कि आज के समय में राज्यसभा में अधिकतम जो व्यक्ति हो सकते हैं वो 245 हो सकते हैं। 233 ये वाले, 12 ये वाले, 5 को हमने अब तक सैंक्शन सीट्स को अलॉट किया ही नहीं। अब आप ये बताएं कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल सकते हैं, तो आज के दिन कितने लोग राज्यसभा से एलिजिबल हैं राष्ट्रपति के लिए वोट डालने के लिए? 233। तो ये 233 जो हैं ये वोटर्स हैं। ऐसे लोकसभा, लोकसभा की सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 550 + 2, ये सैंक्शनड है। और सैंक्शन बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, 550 में से सभी स्टेट्स का मिला के 530, सभी यूटीज का मिला के 20 और एंग्लो इंडियंस को जो स्पेशल नॉमिनेटेड सीट्स हैं जो होंगी या हो सकती हैं अगर राष्ट्रपति को लगे। हालांकि राष्ट्रपति को लगता ही है हमेशा, उससे क्या होता है कि पार्टी का बहुमत और बढ़ जाता है क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है अगर उसे 2 लोग मुफ्त में मिल जाते हैं तो बहुमत और गहरा हो जाता है। तो सब चाहते हैं, तो राष्ट्रपति को हमेशा से लगता आया है और लगता ही रहेगा, क्योंकि उसमें रूलिंग पार्टी को फ़ायदा होता है। अब स्थिति ये है कि 530 की 530 सीटें अलॉटेड हैं, लेकिन यूटीज की 20 में से 13 सीटें ही अलॉटेड हैं, 7 की अलॉटमेंट अभी तक हुई नहीं है। और ये 2 आमतौर पर रहता है। इसलिए जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है कितनी सीटों पे होता है? 543। 543 क्यों? क्योंकि 530 सीटें अलॉटेड हैं, इन 20 में से 13 ही अलॉटेड हैं, यानी बिना संविधान में संशोधन किए हम यूटीज को 7 सीट्स दे सकते हैं, सिर्फ यूटीज को। अगर किसी भी राज्य को एक भी एक्स्ट्रा सीट देनी है तो संविधान में संशोधन करना ही होगा, कोई चारा नहीं। तो ये 2 लोग जो हैं एंग्लो इंडियंस, इनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नॉमिनेटेड है ना, मनोनीत है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लोकसभा से आज के दिन में कुल कितने लोग हैं एलिजिबल?
543। तो 543 लोकसभा से, 233 राज्यसभा से, दोनों को मिला देंगे तो 776। हमारे इलेक्टोरल कॉलेज में 776 लोग तो आते हैं केंद्र से, यूनियन से, पार्लियामेंट से, और सारे के सारे 29 राज्य प्लस ये 2 यूटीज विद लेजिस्लेचर, इन सभी के सारे निर्वाचित एमएलएज, एमएलसी नहीं, एमएलएज, विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर्स को जोड़ लेंगे तो ये संख्या बनती है 4120। ये एग्जैक्ट संख्या ये है। तो 4120 प्लस 776, तो ये हो गया 4896। तो यदि कोई आपसे पूछे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कितने व्यक्ति मतदान करने के लिए अधिकृत हैं या अर्ह हैं, एलिजिबल हैं, तो वो संख्या कितनी है? 4896। इनमें से 776 केंद्र वाले और 4120 राज्यों वाले। यहाँ तक पूरी स्पष्टता है आपको? ठीक है। अब अगर आप चाहें तो अमेरिका से तुलना भी कर सकते हैं। तो थोड़ी सी तुलना में देखते हैं कि यूएस का या यूएसए में इलेक्टोरल कॉलेज में कितने लोग होते हैं। यूएसए का सिस्टम थोड़ा सा अलग है हमसे, काफ़ी अलग सिस्टम है। मज़े की बात है कि वहाँ कोई विधायक, कोई सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल ही नहीं सकता है। उनका इलेक्टोरल कॉलेज एकदम अलग है। उनका इलेक्टोरल कॉलेज केवल एक काम के लिए बनता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होना है। कॉलेज बना, चुनाव हुआ, कॉलेज भंग हो गया। वहाँ के निर्वाचक गण का एक ही काम है, राष्ट्रपति का चुनाव करना और ख़त्म हो जाना। तो वहाँ का सिस्टम बड़ा सरल सा है। वहाँ क्या होता है कि कुल जो वोट हैं वो हैं 538। हमारे यहाँ 4896 वोटर्स हैं। जो कुल वोट हैं वो तो 10,98,000 कुछ 100 हैं, 882 है। हमारे यहाँ स्थिति अलग है, वहाँ एकदम अलग है। वहाँ जो कुल वोट्स हैं, जो कि हमारे 11 लाख के आसपास हैं, वहाँ कुल वोट्स 538 हैं। और इन्हें बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। किसी भी स्टेट को अगर काउंट करना हो, उस स्टेट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि वहाँ की लोकसभा समझ लीजिए, और उस राज्य से सीनेट यानी कि वहाँ की राज्यसभा में कितने कितने मेंबर्स गए हैं, उन दोनों को जोड़ के तय होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोट उस राज्य से पड़ेंगे। आपको आइडिया होगा कि अमेरिकी सीनेट का एक सिस्टम है कि अमेरिका के हर राज्य में सीनेट से 2 ही मेंबर्स होते हैं, जनसंख्या चाहे कितनी हो। भारत ने राज्यसभा में भी जनसंख्या का प्रिंसिपल छोड़ा नहीं, तो वो एक अजीब सी बात लगती है कि राज्यसभा में भी जनसंख्या का प्रिंसिपल है। राज्यसभा का या सेकंड हाउस का बेसिक पर्पस होता है कि हर राज्य को यह भरोसा हो कि मैं सुरक्षित हूँ। इसलिए किसी फेडरेशन में, चाहे अमेरिका हो चाहे स्विट्ज़रलैंड हो, इन सब में जो अपर हाउस है, फेडरेशंस में अपर हाउस कहते हैं उसको, क्योंकि वो देश को एक बनाए रखने के लिए बड़ी भूमिका निभाता है। तो उसका जानबूझ के हर राज्य को बराबर वोट देते हैं ताकि बड़े राज्य छोटे राज्यों पर कब्जा ना कर लें, प्रभुत्व स्थापित ना कर दें, क्योंकि लोकसभा में तो कर ही लेंगे। हर देश की लोकसभा में, चाहे हाउस ऑफ कॉमन्स हो इंग्लैंड में, चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो अमेरिका में, वहाँ पॉपुलेशन प्रिंसिपल काम करता है कि जितनी पॉपुलेशन उतनी सीटें, मतलब उसी अनुपात में सीटें। अगर राज्यसभा में भी वही प्रिंसिपल काम करेगा तो बड़ी जनसंख्या वाले स्टेट्स तो यहाँ भी हावी हो जाएंगे, वहाँ भी हावी हो जाएंगे। तो अमेरिका ने सिंपल प्रिंसिपल रखा हुआ कि राज्य की जनसंख्या कितनी भी हो, सीनेट में सीटें 2 ही रहेंगी। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की हालत ये है कि एक राज्य में वहाँ 53 सीटें हैं, जो वहाँ का उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, कैलिफोर्निया, 53 सीटें हैं। और वहाँ कम से कम 5-6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में केवल 1 सीट है। यहाँ जैसे सिक्किम है, मणिपुर है, नागालैंड है, छोटे राज्य हैं, पॉपुलेशन लाखों में है, करोड़ तक भी नहीं जाती है। तो वहाँ भी है, लेकिन वहाँ एक नियम है कि सीनेट की 2 सीट तो रहेंगी ही रहेंगी। अगर कोई राज्य है तो सीनेट में तो है ही। अब इसका मतलब ये हुआ कि कैलिफोर्निया
क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 53 सीटें हैं, सीनेट में 2 हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव में कैलिफोर्निया के पास 55 वोट हैं। और बहुत छोटा राज्य जैसे अलास्का है, 1 सीट है, नॉर्थ डेकोटा है 1 सीट, साउथ डेकोटा है 1 सीट है, ऐसे बहुत सारे राज्य, छोटे छोटे राज्य हैं। तो अलास्का के पास 1 सीट यहाँ है, 2 यहाँ तो फिक्स हैं सबकी। तो अलास्का की तरफ से राष्ट्रपति के चुनाव में 3 वोट पड़ेंगे, यानी 538 में से अलास्का की भूमिका 3 की है और 55 की भूमिका कैलिफोर्निया की है। बड़ा सिंपल है, हर राज्य से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सीटें प्लस सीनेट की सीटें, इतने वोट मिला लीजिए, वो राष्ट्रपति चुनाव में उस राज्य के वोट हैं। अब अगर आप पूरा अमेरिकन सिस्टम देखें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के कुल वोट हैं 435, यानी कुल सीटें हैं 435। सीनेट की कुल सीट्स हैं 100, तो ये दोनों मिला के बनता है 535। तो 3 कहाँ से आ रहे? इन 3 के लिए संविधान में एक संशोधन हुआ अमेरिकी संविधान में 1951 में, और यह तय किया गया कि जो अमेरिकी राजधानी है, आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया उसका पूरा नाम यह है, केंद्र शासित प्रदेश जैसा कुछ समझ लीजिए। तो एक बात यह हुई कि जब वो केंद्र शासित है तो एक सेंस में वहाँ की जनता का रिप्रेजेंटेशन तो हुआ नहीं चुनाव में। तो अमेरिकी संविधान में एक संशोधन हुआ, 21वां, 22वां, 23वां 3 संशोधन हुए एक साथ, लगभग एक साथ। इनका पर्पस था चुनावों की व्यवस्था को बेहतर करना। और उसमें एक संशोधन ये कर दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है वाशिंगटन, उसे भी मत मिलेंगे इस चुनाव के लिए। और वो मत कितने होंगे? सारे राज्यों की सूची में जिस राज्य के पास न्यूनतम वोट हैं उसके बराबर वोट इसको मिलेंगे। जैसे व्योमिंग है, अलास्का है। और क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम वोट 3 हो सकते हैं, सीनेट के 2 तो आएंगे ही, 1 यहाँ से आएगा ही आएगा किसी भी हालत में, तो 3 वोट मिलते हैं वाशिंगटन डीसी को, और इस प्रकार हो जाते हैं कुल 538 वोट। वहाँ के सिस्टम में जो घपला है वो दूसरा है। 50 राज्यों में से 48 इस घपले में शरीक हैं। और वो घपला क्या है? अब जब इलेक्शन होगा, मान लीजिए ट्रंप खड़े हुए और दूसरी तरफ मान लेते ओबामा खड़े हो गए, है ना, एज्यूम करते हैं। अभी दोनों कौन से राज्य पे जोर लगाएंगे? कैलिफोर्निया पे सब जोर लगाते हैं, क्योंकि ये वहाँ का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीतने से बीजेपी राष्ट्रीय चुनाव में कितनी कंफर्टेबल हो गई, ये भी समझ में आएगा थोड़ी देर में आपको। क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक विधायक के पास राष्ट्रपति चुनाव में 208 मत हैं। तो वो 208 की जो वैल्यू है, और जब वो गुणा होती है 325 से, आप समझ रहे हैं वोट कितने मिल जाते हैं। सिक्किम विक्किम में इलेक्शन हो हार जाए इनको फर्क ही नहीं पड़ता, 7 वोट एक विधायक के पास, उन 7 से क्या करेंगे? पूरी सिक्किम विधानसभा बराबर उत्तर प्रदेश का एक विधायक, मतलब वैसे भी उत्तर प्रदेश का एक विधायक बराबर ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भी एक ही विधायक बराबर है। तो ये लोग क्या करेंगे? इस पे जोर लगाएंगे। अब होगा ये कि दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी के एक व्यक्ति को उस राज्य में खड़ा कर देंगे इलेक्शन के लिए कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति का प्रतिनिधि है। जो मैं कहता था ना कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैलिफोर्निया के लोग ओबामा या ट्रंप को वोट नहीं डालेंगे। ट्रंप का एक प्रतिनिधि है, ओबामा का एक प्रतिनिधि है, बैलेट पेपर इस तरह से काम करेगा। और जब वोट डालेंगे तो उनके प्रतिनिधियों को वोट डालेंगे। सिस्टम बनाया इसलिए था कि जब अमेरिका बना था, एक व्यक्ति को पूरा अमेरिका कैसे जानेगा? तो पार्टी ने डिसाइड किया, हर पार्टी ने अपने अपने पार्टी के अच्छे लोगों को उस राज्य में प्रतिनिधि बना के खड़ा किया कि ये वहाँ से जीत के आएगा और उसको वोट डाल देगा, अपने राज्य के वोट डाल देगा। ये सिस्टम वहाँ होता है। पर दिक्कत क्या है? जैसे कैलिफोर्निया में मान लीजिए वोटिंग हुई, मान लीजिए कि ट्रंप को 51% वोट मिले, ट्रंप मतलब ट्रंप के प्रतिनिधि को 51% मिले, और 49% वोट मिले ओबामा के प्रतिनिधि को। मैं जानता हूं कि ट्रंप और ओबामा एक साथ इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, है ना, ये सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूं। तो मान लीजिए ऐसा हुआ, कायदे का सिस्टम ये होना चाहिए कि इन 55 में से 28 वोट मिल जाने चाहिए ट्रंप को और 27 मिल जाने चाहिए ओबामा को। लेकिन 50 में से 48 राज्यों का सिस्टम है विनर टेक ऑल। और इसका मतलब क्योंकि ट्रंप का प्रतिनिधि जीत गया है इलेक्शन,
कैलिफोर्निया के 55 के 55 वोट मिल गए ट्रंप को। अमेरिकी इलेक्शन ऐसे होता है, और आप समझ सकते हैं कि कितनी हास्यास्पद स्थिति है। कैलिफोर्निया में अगर एक वोट से ट्रंप आगे निकल गया, 50 से ज़्यादा होना चाहिए, बस सीधी सी बात है, और जैसे ही 50 से ज़्यादा हुआ उसके बाद कितना भी है इससे कोई मतलब नहीं। 55 के 55 वोट उस राष्ट्रपति उम्मीदवार के हो गए। 48 राज्य इस सिस्टम से काम करते हैं। ध्यान रखना है कि फेडरेशन है, हर राज्य का अपना संविधान है, हर राज्य की सीटें फिक्स हैं निर्वाचक मंडल में, पर निर्वाचक मंडल में उतने वोट वो राज्य किस तरह से भेजेगा ये राज्य को तय करना होता है। 48 राज्यों ने तय किया कि हम तो विनर टेक ऑल से ही भेजेंगे। केवल 2 राज्य हैं, एक नेब्रास्का और एक मायने। इनकी भी कुछ कुछ सीटें, नेब्रास्का की 5, मायने की 4 सीटें ऐसी है जहां पर हर लोकसभा सीट मान लीजिए अलग चुनाव होता है, और हर सीट के हिसाब से भेजते हैं कि हमारे तरफ से ये है। यानी ऐसा हो सकता है कि हम कहें कि हमारे 3 वोट ओबामा को और 2 वोट ट्रंप को। नेब्रास्का ऐसा कर सकता है। मायने की 4 सीटें 2-2 कर सकता है। बाकी सब राज्यों में एक बड़ा सिंपल सिस्टम, विनर टेक ऑल, जो जीतेगा सारा ले जाएगा। ये इलेक्टोरल कॉलेज का अंतर हुआ भारत और अमेरिका का। तो ये बताइए कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज अलग से बनता है, ये जो पहले से है उसी से बन जाता है, पहले वाले से बन जाता है, स्थायी रहता है। बहुत सारे काम करने, एक काम ये भी करना है। अमेरिका में तो बनेगा, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ खत्म। हर राज्य के उस प्रतिनिधि को जो चुना गया है उसे 5-6 सर्टिफिकेट देने होते हैं केंद्र में जाके वॉशिंगटन में, जिससे साबित होता है कि उसने वहाँ के वोट किसको दिए हैं। वहाँ तो ये भी होता है, ओबामा का प्रतिनिधि जीता कैलिफोर्निया में, वॉशिंगटन जाके ट्रंप को वोट डालाया। वहाँ तो ये भी होता है। 6-7 बार ऐसा हो चुका है आज तक। अच्छी बात बस ये, इसको फेसलेसनेस कहते हैं वहाँ पर। अच्छी बात सिर्फ ये है कि आज तक ऐसी वजह से इलेक्शन का रिजल्ट चेंज नहीं हुआ है। ये घपला तो वहाँ कई बार होता है, शायद ये पिछले इलेक्शन में भी 6-7 वोट्स में ऐसा हुआ है। 1-2 बार लोगों ने ये भी कहा कि वोट मिल गया, जाके दिया ही नहीं, चले गए, लेकिन वहाँ जाके साइलेंट हो गए, दिया ही नहीं वोट। तो 50 में से करीब 24-25 राज्यों ने इसे अपराध घोषित कर दिया, कानून बना दिया है, बाकी राज्यों में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका सिस्टम क्यों हम इतना अच्छा माने सिस्टम को, उससे बेहतर तो हम लोग परफॉर्म कर ही रहे हैं इसमें।